यूपीएससी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम बात करते हैं बजट 2026-27 की। बहुत महत्वपूर्ण बजट 2026-27 है और इस केंद्रीय बजट होगा, ये सेंट्रल बजट। कहीं तो चल ही नहीं रहा पेन मेरा। केंद्रीय बजट भी बोल देते हैं, हालांकि बजट शब्द भी नहीं है लेकिन बाद में शामिल कर लिया गया है। माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास की जयंती के पावन अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो गुरु रविदास की जयंती थी ये, और गुरु रविदास की जयंती पे कुछ और भी कार्यक्रम किए गए हैं जो पहले हमने देखा है। केंद्रीय बजट 2026-27 का जो विषय है ना वो क्या है, युवा शक्ति संचालित बजट है। ये युवा शक्ति संचालित बजट है। विकसित भारत के विजन के लिए 3 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं ये। कौन कौन से? दुविधा के बजाय कार्रवाई करना होता है, लोक लुभावनवाद से ऊपर लोक, बयानबाजी के बजाय सुधार। इस बजट में विकास और प्रगति के जिन स्तंभों की पहचान की गई है, सतत आर्थिक विकास, विकास की नींव को सुदृढ़ करना, जन केंद्रित विकास और विश्वास आधारित शासन, व्यापार करने में सुगमता और जीवन जीने में सुगमता, राजकोषीय मामले। कर मेरा पेन चल रहा, पता नहीं क्यों। राजनीतिक मामले, सतत विकास और विकास की नींव को सुदृढ़ करना, जन केंद्रित विकास और विश्वास आधारित शासन, व्यापार करने में सुगमता और जीवन जीने में सुगमता, राजकोषीय मामले। ये 6 ऐसे हैं जो स्तंभ माने गए, स्तंभ जिनकी पहचान की गई है। कुल 53.5 लाख करोड़ यानी 53,47,315 करोड़ का बजट है ये। 53 लाख करोड़ मान सकते हो आप, 53.5 करोड़ मान सकते हो, 53.5 लाख करोड़ मान सकते हो। कुल प्राप्ति होने का जो अनुमान है, जो कुल प्राप्तियां होने का अनुमान 53,47,315 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्ति होगी 35,33,150 करोड़ और पूंजीगत प्राप्ति होगी 18,14,165 करोड़। कुल खर्च होने का अनुमान क्या है? कुल खर्च भी इतना ही होगा, 53,47,315 करोड़ खर्च करेंगे। जो राजस्व खर्च करेंगे वो 41,25,494 और पूंजीगत खर्च करेंगे 12,21,821 करोड़ रुपए खर्च करेंगे पूंजीगत। तो ये हमारा हो गया जो अनुमान है, हमको कितना मिलने वाला है और कितना खर्च करने वाला। तो जितना मिलेगा उतना खर्च करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन घाटा तो हमें उठाना पड़ेगा। एक होता है राजकोषीय घाटा, ये कितना, जो संशोधित अनुमान 2025-26 का है वो कितना था? जीडीपी का 4.4%, कुल 15,58,492 करोड़ रुपए। और 26-27 जो बजट अनुमान आया है, अनुमान लगाएं कितना हो सकता है, वो 4.3% जीडीपी का राजकोषीय घाटा होगा, मतलब घटेगा। लेकिन कुल कितना हो जाएगा? 16,95,768 करोड़ सॉरी। और राजस्व घाटा, रेवेन्यू डिफिसिट कितना होगा? जीडीपी का 1.5% और अनुमान भी है 1.5%। ठीक है, हालांकि अनुमान थोड़ा बढ़ सकता है जब हम करोड़ में जाएंगे, तो 92 यहाँ 26 ही है। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6% और जीडीपी का 0.3%, ऐसा प्रभावी राजस्व घाटा हो सकता है। प्राथमिक घाटा के बारे में देखेंगे, जीडीपी का 0.8% है, तो हम अनुमान लगा रहे हैं 26-27 में क्या होगा कि 0.7% ही होगा। केंद्रीय बजट 2026-27 का शीर्ष 4 मद क्या है? रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ जाता है, उधार और अन्य देयताएं,
तो ठीक है, रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है। उधार और अन्य देयताएं क्या हैं, 24% हैं। जहाँ से पैसे हम जो हमने उधार दिया है, जो अन्य देयताएं हैं वो 24% हैं, यहाँ से पैसे आते हैं। आयकर जो इनकम टैक्स होता है वो 21% है, आता है। 21% आयकर इनकम टैक्स आता है हमारे पास। और निगम कर कितना, 18%। सबसे मेन तो यही दोनों हैं, 21% ये और 18% ये। और जीएसटी से आता है 15% आता है जीएसटी से। तो ये 4 जगह से पैसे आते हैं, बड़ी रकम आती है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा उधार और अन्य देयताएँ हैं, इससे आता है। दूसरा जो आयकर से, तीसरा निगम कर से, और चौथा जीएसटी से। ये ऐसे क्रम लगाने के लिए आएगा आपके एग्ज़ाम में, 1 2 3 4। और कहाँ जाता है, तो 22% जो है ना पैसा करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है, वापस चला गया 22%। और ब्याज अदायगी 20%, जो हमने पैसे लिए किसी से तो उसका ब्याज भी तो होता है, उसको हम अदा करते हैं। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं वो 17% जाती हैं। इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिवेश शामिल नहीं है, यानी उसको रक्षा और आर्थिक सहायता पर जो पूंजी परिवेश हो तो शामिल नहीं किया। इसके अलावा भी देखिए 17% ऐसे जो केंद्र की योजनाएं होती हैं वहाँ पर शामिल किए जाते हैं। और रक्षा पर 11% यूज़ होता है, 11%। मैं शिक्षा पर नहीं यूज होता इतना ज़्यादा, लेकिन रक्षा पर होता है, डिफेंस पर। सोचो ये देश की हाल है, शिक्षा पर बहुत कम होता है। ये देखते हैं कितना होता है शिक्षा पर भी, आपके सामने रहेगा, कहीं बहुत दूर नहीं है। बजट भाषण खंड ए। सरकार का संकल्प हमारे गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों पर ध्यान केंद्रित करना है। जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करना है। सरकार का संकल्प है ये। इस संकल्प को पूरा करने के लिए 3 व्यापक कर्तव्य प्रस्तुत किए गए। 3 व्यापक। पहला कर्तव्य क्या है, आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना। यानी ये ऐसा रहेगा तो गरीब और जो वंचित और पिछड़े वर्ग उनका विकास होगा। आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना। किसका फ़ायदा होगा इसका आप ज़रा सोचिए बस खुद ही। आर्थिक विकास को अगर गति मिलेगी तो इससे गरीब को, वंचित को और पिछड़े को क्या फ़ायदा हो सकता है, और इसको बनाए रखना है। दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों को की आकांक्षाओं को पूरा करना। सिर्फ लिखा है बस, किसी और की आकांक्षा पूरी की जाती है, तो गरीब की जो आकांक्षाएँ हैं वो पूरी करना, वंचित की पूरी करना। और तीसरा कर्तव्य है सबका साथ, सबका विकास का विजन को साकार करना। तीसरा कर्तव्य है। तो आर्थिक विकास पहला कर्तव्य, दूसरा आकांक्षाओं को पूरा करना, तो दूसरा कर्तव्य, तीसरा सबका साथ, सबका विकास, विजन है। अब बात करते हैं पहला कर्तव्य, क्या क्या चीज़ें हमने किया है, सरकार ने किया। आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना तथा 6 क्षेत्रों में पहलों का प्रस्ताव। 6 क्षेत्र शामिल किए हैं। पहला है 7 रणनीतिक और फ्रंटियर क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देना। बायो फार्मा शक्ति, ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के जरिए स्वास्थ्य सेवा में सुधार की रणनीति की घोषणा की गई। भारत को वैश्विक बायो फार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से अगले 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन का प्रस्ताव किया गया। बायो फार्मा केंद्रित नेटवर्क के अंतर्गत 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाएंगे और देश में 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त इंडिया क्लिनिकल ट्रायल्स केंद्रों का एक सुदृढ़ नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इंडिया क्लिनिकल ट्रायल्स केंद्रों का एक सुदृढ़ नेटवर्क तैयार किया जाएगा। उपकरणों और सामग्री बनाने, फुल स्टैक इंडिया आईपी डिज़ाइन करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा। अप्रैल 2025 में आरंभ इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जे विनिर्माण योजना को गति देने के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। अप्रैल 2025 में आरंभ इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जे विनिर्माण योजना को गति देने के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए
समर्पित दुर्लभ धातु गलियारों की स्थापना के उद्देश्य से खनिज समृद्ध उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को सहायता देने का प्रस्ताव है। एक बार देखते, खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित दुर्लभ धातु गलियारों की स्थापना के उद्देश्य से खनिज समृद्ध उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को सहायता देने का प्रस्ताव है। घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए क्लस्टर आधारित बनाओ और चलाओ मॉडल के आधार पर 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित करने की योजना लाई जाएगी। पूंजी समाधान क्षमता मजबूत करना। डिजिटल सेवा ब्यूरो, डिजिटल रूप से सक्षम स्वचालित सर्विस ब्यूरो के रूप में 2 स्थानों CPSE द्वारा हाईटेक टूल के रूप में स्थापित किए जाएंगे। ये स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता के कलपुर्जों का बड़े पैमाने पर कम लागत से डिज़ाइन, परीक्षण और विनिर्माण करेंगे। उसके बाद है विनिर्माण सुदृढ़ीकरण। उच्च मूल्य और प्रौद्योगिकी के लिहाज से उन्नत CII के घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के लिए निर्माण संवर्धन और अवसंरचना उपकरण योजना की शुरुआत की। इस योजना का नाम है निर्माण संवर्धन और अवसंरचना उपकरण योजना। और कंटेनर विनिर्माण 5 वर्ष की अवधि में 10,000 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ कंटेनर विनिर्माण योजना लाने का प्रस्ताव है। वस्त्र क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम। राष्ट्रीय फाइबर योजना। रेशम, ऊन, जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए ज़माने के फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लाई जाएगी। तो ये हुआ राष्ट्रीय फाइबर योजना लाई जाएगी। यहाँ रेशम, ऊन, जूट। तकनीकी और क्लस्टर सहायता, मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और साझा परीक्षण तथा प्रमाणन केंद्रों के लिए पूंजी सहायता के साथ आधुनिक पारंपरिक क्लस्टरों के लिए वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना शुरू की जाएगी। तो ये पारंपरिक क्लस्टर के लिए की जाएगी वस्त्र विस्तार। चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। मेगा टेक्सटाइल पार्क, और एक तो स्थापित भी किया गया है मेगा टेक्सटाइल पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क। और इसमें देखें, खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण विकास, इससे देश के बुनकर, ग्राम उद्योगों, एक ज़िला एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा। वैश्विक पहुंच, इससे वैश्विक बाजार संपर्क, ब्रांडिंग करने में मदद मिलेगी और प्रशिक्षण, कौशल, गुणवत्ता और उत्पादन को समर्थन मिलेगा। विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना। अवसंरचना के प्रौद्योगिकी उन्नयन के जरिए लागत, प्रतिस्पर्धा और दक्षता में सुधार के लिए 200 लिगेसी औद्योगिक समूहों के पुनरुद्धार की योजना लाने का प्रस्ताव है। विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना, ठीक है। तो इसमें 200 लिगेसी औद्योगिक समूह के पुनरुद्धार की योजना बनाई गई है। चैंपियन MSME बनाना और सूक्ष्म उद्यमियों को समर्थन करना। MSME को चैंपियन के रूप में विकसित करने में सहायता के लिए त्रिस्तरीय दृष्टिकोण के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ MSME ग्रोथ फंड शुरू किया गया है। क्या नाम है? MSME ग्रोथ फंड। 10,000 करोड़ रुपए शामिल किया। आत्मनिर्भर भारत फंड को समर्थन। वर्ष 2021 में 2,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ बनाए गए आत्मनिर्भर भारत फंड को समर्थन जारी रहेगा 2,000 करोड़ के लिए। कारपोरेट मित्र कैडर का विकास किया जाएगा। विशेष रूप से टियर 2, टियर 3 शहरों में कारपोरेट मित्र कैडर विकसित करने के लिए ICAI और ICSI
और ICMAI जैसे व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अवसंरचना घोषणाएं। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय। वित्त वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बढ़ा करके 12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव है। या पिछले वर्ष के बजट अनुमान लगभग 11.2 लाख करोड़ से लगभग 9% अधिक है। ऋणदाताओं को आंशिक ऋण गारंटी। ऋणदाताओं को आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड स्थापित करने का प्रस्ताव है। समर्पित REIT स्थापित करने के जरिए CPSE की महत्वपूर्ण रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया तेज करने का प्रस्ताव। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। पूर्वी भारत में दालकुनी, पश्चिम बंगाल से पश्चिमी भारत के सूरत, गुजरात में को जोड़ने के लिए नए समर्पित माल गलियारा स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये लगभग 2100 किलोमीटर, यानी आप मान चलिए पश्चिम बंगाल से गुजरात तक। तो पश्चिम बंगाल में दानकुनी और जो पूर्वी भारत का है, और पश्चिमी भारत का जो है गुजरात है। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर बहुत बनाया जाता है, अभी भी काम चल रहा है इसका भी। राष्ट्रीय जलमार्ग। अगले 5 वर्षों 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू किए जाएंगे। इसकी शुरुआत उड़ीसा के नेशनल वाटरवे 5 से शुरू होगी, जो तालचेर और अनुगुल के खनिज क्षेत्रों को पारादीप और धामरा बंदरगाह को जोड़ेगा। आप याद रखिएगा कि जो ये नेशनल वाटरवे है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि 1 कौन है, 2 कौन है, किसको कहाँ से जोड़ता है। तो अभी जो न्यूज़ में ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा उसको आप पढ़ लेना है। जैसा अभी ये NW5 है, जो तालचेर से लेकर के अनुगुल के खनिज क्षेत्रों को पारादीप और धामरा बंदरगाह जोड़ता है, तो पढ़ लीजिए इसको, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अपेक्षित श्रम शक्ति के विकास के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। और तटीय नौवहन, अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय पोत परिवहन की हिस्सेदारी 6% से बढ़ा करके वर्ष 2047 तक 12% करने के लिए तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना आरंभ की जाएगी। सी प्लेन योजना, दूरस्थ क्षेत्रों में संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सी प्लेन VGF वेबिलिटी गैप फंडिंग योजना शुरू की जाएगी। साथ ही सी प्लेन के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थान, जलमार्गों के लिए आवश्यक जनशक्ति विकसित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में स्थापित किया जाएगा। दीर्घावधि ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना। दीर्घावधि ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना। कार्बन टैक्स उपयोग और भंडारण। कार्बन टैक्स उपयोग और भंडारण प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अगले 5 वर्ष की अवधि हेतु 20,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई। शहर आर्थिक क्षेत्रों का विकास। प्रत्येक शहर आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए 5 वर्षों की अवधि हेतु 5,000 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव है। पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ यात्री प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच वित्तीय स्थिरता, समावेशी विकास और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा के लिए विकसित भारत के लिए बैंकिंग विषय पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव है। ठीक है, विकसित भारत के लिए बैंकिंग विषय पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव। विदेशी निवेश नियमों में सुधार। भारत की उभरती आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप विदेशी निवेश के लिए अधिक समकालीन और उपयोगकर्ता अनुकूल रूपरेखा तैयार करने हेतु विदेशी मुद्रा प्रबंधन गैर ऋण लिखित नियमावली की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव है। म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए प्रोत्साहन योजना। बड़े शहरों द्वारा
उच्च मूल्य के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने को प्रोत्साहित करने के लिए 1000 करोड़ से अधिक का सिंगल बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ का प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। तो ये तो होगा हमारा पहला कर्तव्य। ये सब चीज़ें जिसमें 6 बातें शामिल की गई थी। 5 ये होगा, 4 5 6 बातें शामिल, जिसको हमने विस्तार पूर्वक देखा है। अब हम देखते हैं दूसरा कर्तव्य, लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और क्षमता निर्माण करना। विकसित भारत के मुख्य प्रेरक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने और आवश्यक उपायों की सिफारिश करने के लिए शिक्षा से रोजगार एवं उद्यमिता पर एक उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव है। यह निर्णय वर्ष 2047 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी को 10% तक पहुंचाकर उसे एक अग्रणी राष्ट्र बनाएगा। विकसित भारत के लिए पेशेवर लोग तैयार करने, संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के प्रशिक्षण हेतु वर्तमान संस्थानों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में नए AHP संस्थानों की स्थापना की जाएगी। अगले 5 वर्षों के भीतर कार्यबल में 1 लाख नए संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को जोड़ा जाएगा। वृद्धों की स्वास्थ्य देखभाल और उससे जुड़ी सेवाओं को समाहित करते हुए सशक्त देखभाल परिवेश तैयार किया जाएगा। अगले कुछ वर्षों में 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। आयुष 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। 3 प्रमाणन परिवेश के उच्च मानकों के लिए आयुष फार्मेसी और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने, अधिक कुशल कार्मिक उपलब्ध कराने तथा पारंपरिक दवाओं के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु जामनगर में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र उन्नयन का प्रस्ताव किया गया। कहाँ पे? जामनगर में, गुजरात। और पशुपालन, सरकार 20,000 से अधिक पशु चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। निजी क्षेत्र में पशु रोग विशेषज्ञ और पैरा पशु शल्य महाविद्यालयों, पशु अस्पतालों, नैदानिक प्रयोगशालाओं और प्रजनन सुविधाओं के लिए ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी सहायता शुरू करने का प्रस्ताव है। ऑरेंज इकोनॉमी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। यूनिवर्सिटी टाउनशिप, सरकार 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करेगी। ये टाउनशिप प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास बनाई जाएगी ताकि शिक्षा और उद्योगों के बीच सीधा संबंध बन सके। महिला छात्रावास, पूंजीगत सहायता, वायबिलिटी गैप फंडिंग या पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास प्रत्येक जिले में किया जाएगा। एक महिला छात्रावास स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्राओं को सुरक्षित आवास प्रदान कर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने, उच्च शिक्षा के लिए। पर्यटन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मौजूदा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद का उन्नयन करते हुए राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है। गाइडों का प्रशिक्षण, एक पायलट योजना के तहत 20 पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह IIM के सहयोग से 12 सप्ताह का उच्च गुणवत्ता वाला हाइब्रिड पाठ्यक्रम होगा। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व वाले सभी स्थानों के डिजिटल दस्तावेज तैयार करने के लिए एक नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी। विरासत और संस्कृति पर्यटन, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, आदि चनालूर, सारनाथ, हस्तिनापुर, लेह पैलेस और जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और
अनुभवात्मक सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। खेल, अगले दशक में खेल कूद के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन के अगले चरण को शुरू करने का प्रस्ताव किया। तीसरा, कर्तव्य, यह सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप है और इसके लिए निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में लक्षित प्रयास करने की आवश्यकता है। किसानों की आय में वृद्धि, किसानों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन, 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास, पशुपालन तथा उच्च मूल्य वाली कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उच्च मूल्य वाली कृषि, सरकार उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को समर्थन देगी, जैसे तटीय इलाकों में नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव है। पूर्वोत्तर में अगर के पेड़ों और पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और खुमानी जैसे गिरीदार फलों की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। वर्ष 2030 तक भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए एक समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव है। भारत विस्तार, वर्चुअलिटी इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्स, केंद्रीय बजट में भारत विस्तार का प्रस्ताव दिया गया, जो बहुभाषी AI टूल है। इसे AI प्रणाली सहित कृषि संबंधी प्रणालियों के लिए ICAR पैकेज के साथ एग्री स्टैक पोर्टल के रूप में एकीकृत किया गया है। दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण, दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगजन कौशल योजना शुरू की गई, जो IT, AVGC, हॉस्पिटैलिटी तथा खाद्य एवं तेज क्षेत्रों में कार्य उन्मुख और प्रक्रिया संचालित भूमिकाएं के अवसर प्रदान करेगी। मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के लिए प्रतिबद्धता, उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निमहंस 2 की स्थापना की जाएगी। निमहंस 2 रांची और तेजपुर में स्थित वर्तमान मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नत किया जाएगा। ठीक है, ये मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के लिए प्रतिबद्धता है। ये आगे देखते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर पूर्व क्षेत्र पर ध्यान, दुर्गापुर में बेहतर संपर्क नोड के साथ एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे का विकास, 5 पूर्वोत्तर राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों का निर्माण और 4000 ई-बसों के संचालन का प्रस्ताव किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास के लिए नई योजना का प्रस्ताव है। 16वां वित्त आयोग, सरकार ने 16वां वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को वित्त आयोग अनुदान के रूप में 1.4 लाख करोड़ आवंटित किए हैं। कितना? 1.4 लाख करोड़ रुपए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2026 से लेकर के 2031 तक ये रहेगा। अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष थे, अरविंद पनगड़िया। और अब देखेंगे बजट भाषण खंड B। ए में तुमने देखा क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अब जरा कर के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हमको दूसरा ऐसा स्रोत है भारत के पास जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है, वो करों से आता है, टैक्स से आता है। तो देखते हैं प्रत्यक्ष कर किसको बोलते हैं, क्या है प्रत्यक्ष कर, कौन कौन से प्रत्यक्ष कर हैं। नया आयकर अधिनियम, नया आयकर अधिनियम 2025, ये ITX यानी इनकम टैक्स एक्ट 2025 संशोधन पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुआ है, 1 अप्रैल से ये हो चुका है प्रभावी। सरलीकृत आय कर नियमावली और प्रपत्रों को शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा। नए फॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आम नागरिक आसानी से उसका अनुपालन कर सके।
जीवन जीने की सुगमता किसी साधारण व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ब्याज की आय पर आयकर से छूट दी जाएगी और इस मद में स्रोत पर कर नहीं काटा जाएगा। याद रखना, जो मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ब्याज की आय पर आयकर से छूट दी जाएगी और इस मद में स्रोत पर कर नहीं काटा जाएगा, मतलब कर मुक्त रहेगा ये। टीसीएस को तर्कसंगत बनाना। विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस दर को बिना किसी राशि निर्धारण के मौजूदा 5% और 20% से कम करके 2% करने का अनुमान किया गया का प्रस्ताव किया। 2% कर दिया जाएगा अब टीसीएस, जो विदेश यात्रा करते हैं ना लोग, उसको 2% कर दिया गया। सरलीकृत टीडीएस। मानव श्रम आपूर्ति के लिए सरलीकृत टीडीएस प्रावधानों में श्रम गहन कारोबारियों को लाभ होगा। छोटे करदाताओं के लिए नई व्यवस्था, इसमें नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया से कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने के स्थान पर कम अथवा शून्य कटौती प्रमाण पत्र करना संभव हो सकेगा। प्रपत्र 15G और 15H की सुविधा। करदाताओं की सुविधा के लिए डिविडेंड और निवेश से संबंधित प्रपत्र 15G अथवा प्रपत्र 15H स्वीकार करने के लिए डिपॉजिटरी को सिंगल विंडो के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव है। संशोधित रिटर्न की समय सीमा। संशोधित रिटर्न दाखिल के लिए समय सीमा को मामूली शुल्क के भुगतान के साथ 31 दिसंबर से बढ़ा करके 31 मार्च का प्रस्ताव है। कर रिटर्न फाइल करने के लिए अलग अलग समय सीमा का प्रस्ताव है। टीडीएस कटौती। किसी अनिवासी द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस की कटौती की जाएगी। जो अनिवासी है, निवासी नहीं, अनिवासी, इसके लिए निवासी क्रेता का पैन आधारित चालान के माध्यम से भुगतान की सुविधा दी जा सकती है, जिससे टैन की अनिवार्यता खत्म होगी। अभी टैन बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। विदेशी संपत्ति घोषणा। छोटे करदाताओं को अपनी विदेशी आय या संपत्ति की घोषणा करने के लिए एक मुश्त 6 महीने की छूट देने की योजना है। तार्किक सुधार। जुर्माने और मुकदमेबाजी की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाया जाएगा। एकीकृत प्रक्रिया। आईटी आकलन और जुर्माने की कार्रवाई को सामान्य रूप से एकीकृत करने का प्रस्ताव है। रिटर्न अपडेट। करदाताओं को अपनी पुनः आकलन की कार्रवाई के बाद रिटर्न अपडेट करने की अनुमति दी जाएगी। अतिरिक्त कर छूट। आय का गलत विवरण देने पर अतिरिक्त आय पर कर के भुगतान के साथ जुर्माने या कानूनी कार्रवाई से छूट दी जा सकेगी। मुकदमेबाजी की रूपरेखा। आयकर अधिनियम के तहत मुकदमों के निपटारे की रूपरेखा को अधिक सरल और तार्किक बनाया गया है। सहकारिता। दूध, तिलहन, फल या सब्जियों की आपूर्ति में लगी प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को पहले से उपलब्ध कटौती का विस्तार अब पशुचारे और बिनौले की आपूर्ति करने वालों तक भी किया गया है। अभी जो सहकारी है ना, उसको शामिल किया गया। दूध, तिलहन, फल या सब्जी की आपूर्ति में लगी प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को पहले से उपलब्ध कटौती का विस्तार अब पशुचारे और बिनौले की आपूर्ति करने वालों तक किया है।